हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर मिलते हैं साइंस क्लासेस में चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये चैप्टर का नाम है क्लास 10। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ सजेशन आए हैं। तो उन्होंने कहा मैम प्लीज़ चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आज इसको कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करने की। ओके और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और इंटरेस्टिंग या और इन्फॉर्मेटिव तरीके से आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स राइट डाउन किए हैं इस चैप्टर के, तो हम देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। सो नाउ लेट्स सी। नंबर फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस। ओके, नंबर सेकंड है जनरल प्रॉपर्टीज़। हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, फिर हम उनके कुछ एग्जांपल्स एंड यूजेस डिस्कस करेंगे। देन अ कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, then importance of pH scale in everyday life, and number 6 point is preparation and uses of sodium hydroxide जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, एंड नंबर लास्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। ठीक है, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने इस चैप्टर को बेसिकली 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ताकि हम पढ़ने में इजी रहे और हमें क्लियरली वो अंडरस्टूड हो जाए। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पॉइंट्स हैं इसको मैंने नाम दिया है टॉपिक फर्स्ट। ओके, सो आई हैव नेम्ड हियर इज एज टॉपिक नंबर फर्स्ट। ओके, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे एग्जाम्पल और यूजेस। ठीक है, फिर मैंने सेकंड जो ये 4, 5, 6 जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने नाम दिया है टॉपिक सेकंड। ओके, दिस वी विल रीड फर्दर, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये है टॉपिक फर्स्ट एंड दिस वन इज टॉपिक सेकंड। तो आज हमें बेसिकली डेफिनेशन देखनी है H+ आयन और OH। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखनी है और उनके एग्जांपल्स एंड यूजेस देखने हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। हम चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एक्चुअल में ये तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, ये हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एसिड्स क्या होते हैं, जो टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं। ओके, जैसे हम यूज़ करते हैं लेमन, ठीक है, नींबू यूज़ करते हैं हम, और जैसे कोई विनेगर हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, एसिड्स में आते हैं। ठीक है, फिर जैसे टमाटो हो गया, ठीक है, टमाटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं किसके, एसिड्स के, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं। ओके, अब जैसे एग्जांपल अगर हम देखें बेस का, सपोज बेस जैसे अगर हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, इनो। तो इनो एक तरह का एक एग्जांपल है किसका, बेस का। ओके, फिर जैसे बेकिंग सोडा हो गया जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, तो वो मीठा सोडा मम्मी से आपने कभी अगर सुना हो कि अगर मीठा सोडा मम्मी डोसा बनाने में डालती है या इडली, ठीक है, केक बनाने में, उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो जो भी अपना पाउडर या जो भी अपना जो अपन ने तैयार किया है बैटर, वो इजीली क्या हो जाए, उसको स्पंजी या सॉफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। एंड नंबर लास्ट इज सॉल्ट। सॉल्ट तो सबको पता है, आप जो नमक डालते हो। ठीक है, आप इमेजिन करके देखो, अगर आप एक दिन भी बिना नमक की रोटी या नमक बिना अगर आप सब्जी खाते हो एक दिन भी, तो आप कैसा टेस्ट फील होगा आपको, कैसा टेस्ट करोगे आप। ठीक है, तो नमक के बिना तो अपनी जो लाइफ है वो क्या है, टेस्टलेस है। ठीक है, सो अंडरस्टूड। तो ये तीनों टर्म्स हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया है। नाउ लेट्स बिगिन। You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid bases। तो जो टेस्ट होता है किसका,
एसिड्स का और बेसिस का। वो अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर, और जो बेस होते हैं बिटर। सॉर और बिटर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉर होते हैं खट्टे और बिटर होते हैं थोड़े नमकीन। ओके, तो ये होते हैं खट्टे एसिड्स और जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, थोड़े नमकीन होते हैं। प्रेजेंट इन दैम इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। ये मैंने आपको अभी समझाया कि अगर मान लो किसी को एसिडिटी हो रही है तुरंत खाना खाने के बाद में, तो हम उसको या तो लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा, इसमें से आप क्या दोगे, इसमें से हम उसको देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो लेमन जूस होता है वो कैसा है, एसिड, विनेगर क्या है, एसिड। ठीक है, तो एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी को रोकने के लिए हमें उसको बाहर से बेस देना पड़ेगा। एसिड ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमें उसे बेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो लेमन जूस और विनेगर तो अपने आप में एसिड है। ठीक है, तो ये तो हम उसको दे नहीं सकते क्योंकि उससे और ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको देंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है। ओके, चलो, तो विच, अब तुम पूछोगे कि मैम एसिडिटी हो रही है तो हम उसको बेस क्यों देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे चैप्टर में मिलेगा 1 by 1। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप क्लैरिफाई करते चलोगे। ओके, सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। तो अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी चूज़ की जब वो रेमेडी जो अपन ने चूज़ की है, विच रेमेडी, वी हैव चूज द बेस। हमने कौन सी रेमेडी चूज़ की, हमने बेस चूज़ किया। ओके, surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's। तो हमने पहले अपना नॉलेज काम में लिया, अपना जो माइंड, अपना जो भी दिमाग है हमने उसको यूज़ किया। फिर हमने एसिड और बेसिस में डिफ्रेंशिएट किया कि ये तो एसिड होगा और ये बेस होगा। तो हमें नलीफाई करना है, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है, एसिडिटी हो रही है तो उसको इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम उसको बाहर से बेस देंगे। ठीक है, तो उसको नलीफाई करने के लिए, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बाहर से क्या प्रोवाइड करवाया, बेस। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग। तो हमने आपने कैसे टेस्ट किया, आपने तो इनको टेस्ट थोड़ा ना किया, लेमन जूस या विनेगर या बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हम बिना टेस्ट किए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये एसिड में काउंट होगी और ये चीज़ बेस में काउंट होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब आपके लिए एक टेस्ट है, वो टेस्ट क्या है कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, सॉर होते हैं, और जो चेंज कर लेते हैं अपना कलर ब्लू लिटमस टू रेड। अब सपोज़ आपको क्या करना है, सपोज़ आपने एक लेमन जूस का बीकर या एक बीकर लिया, उसमें आपने लेमन जूस डाल रखा है। ठीक है, ठीक है, तो आपने इस लेमन जूस के अंदर, ये क्या है, लेमन जूस आपका। अब इस लेमन जूस में आपको क्या करना है, मार्केट में आपको एक स्टेशनरी शॉप पे ऐसे एक स्ट्रिप्स दिखाई देंगी, ऐसे आपको स्ट्रिप्स अवेलेबल होंगी। ऐसे एक होगी रेड इन कलर, सपोज़ ये आप मान लो रेड कलर की और ये मान लो आप ब्लू कलर की है। ठीक है, तो आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी ये स्ट्रिप्स जो हैं रेड और ब्लू कलर की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो रेड वाली स्ट्रिप है उस या फिर ब्लू वाली स्ट्रिप, तो आपको इस जो ये आपने सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप ये ब्लू वाली जो स्ट्रिप है अगर आप इसको ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको इसके अंदर इमर्स करते हैं, अगर इसके अंदर आप इसको डुबोते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो अगर ये हमें पता है कि एसिड है, ठीक है, और सपोज़ हम एक बार ऐसे मान लेते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि एसिड है या बेस, तो जब अगर आप ये ब्लू लिटमस वाला इसके अंदर अगर आप डिप करते हो तो क्या होगा, इसका जो कलर है इस लिटमस का कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रेड कलर, कैसा कलर शो करेगा, रेड कलर। तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। और सपोज़ अगर आप रेड लिटमस पेपर इसमें ऐड करते हो तो नो चेंज, कोई चेंज शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो अगर हम लिटमस पेपर ऐड करेंगे इस एसिड्स के अंदर तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। तो आपको समझ आया कि जो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं
तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में। और अगर आप रेड लिटमस पेपर ऐड करते हैं या इमर्स करते हैं तो आपको नो चेंज या नो कलर शो होगा, कोई चेंज कलर में शो नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो एसिड्स होते हैं अगर आप उसको ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डिप करते हैं तो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इट मीन्स वो क्या है, एसिड। और अगर बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं और वो अपना कलर किस में चेंज करते हैं, रेड टू ब्लू। अब इसी में सपोज इसी को मैं अगर आप मान लिया यहाँ पे अगर आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अपन ने अगर मान लिया बेकिंग सोडा लिया, तो अगर अब आप ब्लू लिटमस पेपर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे नो चेंज, कोई चेंज शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो ये रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है। ओके, सो आपको अगर ऐसे याद नहीं रहता तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि अगर सपोज़ ये एसिड है, ठीक है, तो एसिड जो है अगर वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गई, रेड, R, B2R, तो ये क्या है, एसिड। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, देखो एसिड को तो याद रखना ही नहीं आपको, अगर क्या याद रखना है, इजीली सिंपल, उसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। मान लो ये आपने बेस लिया कोई सॉल्यूशन, अगर रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू, B आ रहा है दोनों में बेस, तो याद रखना बेस हमेशा कैसे कलर में होगा, ब्लू। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर पे तो कोई चेंज नहीं हो क्योंकि ब्लू ही है, तो अभी अपन ने क्या बोला, ब्लू कलर का होगा, तो ब्लू पे तो कोई चेंज होना ही नहीं है। ठीक है, तो बस इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप एसिड लेते हैं तो एसिड किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू टू रेड, क्योंकि बेस किस में चेंज हो रहा है, रेड टू ब्लू, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू टू रेड। तो बी से आप याद रख सकते हैं, और अगर आपको ऐसे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब तो ये क्या था, लिटमस, एक नेचुरल इंडिकेटर, मतलब नेचर से हमें ऑलरेडी, हमने उसको प्रिपेयर नहीं किया, नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, इंडिकेट करने का। ठीक है, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक तरह की नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? ठीक है, ये क्या बता रखा है कि आप जो स्टेन मतलब कोई दाग या कोई निशान रह गया है किसका, करी का, किसके ऊपर, अगर आपने सपोज वाइट क्लॉथ के ऊपर अगर आपने कोई करी या फिर कोई भी आपने पिकल सुखाया वाइट क्लॉथ पे, तो उसका जो निशान है, दाग जो है वो रह जाता है वाइट क्लॉथ पे। जब हम इसको सोप से धोते हैं, सोप जब हम इसके ऊपर ऐड ऑन करते हैं, सोप जब हम लगाते हैं इस वाइट क्लॉथ पे, तो वो कैसे कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि सोप क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, सोप क्या होती है, एक बेसिक होती है नेचर में। ओके, सो इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी, वापस से वो कैसा हो जाएगा, जो क्लॉथ कपड़ा जो हमने लिया येलोइश कलर का, जब हम उसमें उसको बहुत पानी से धोएंगे, प्लेंटी ऑफ, जब बहुत सारे पानी से हम जब उसको वॉश करेंगे। तो ये दोनों तो क्या थे, अगर आपसे सपोज एग्जाम में पूछ ले 1 मार्क्स में कि बताओ कोई भी 2 नेचुरल इंडिकेटर, तो फर्स्ट वन तो है लिटमस एंड सेकंड वन है टर्मरिक। ओके, चलो अब हम चलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो हमने मैन मेड है या जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, वो उनके क्या एग्जांपल्स हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। ठीक है, टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। तो ये एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए आपके पास में 2 सिंथेटिक और 2 ही नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये 1 मार्क्स का अगर सपोज क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर तो कौन कौन से होते हैं, लिटमस और टर्मरिक, और सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन। अब हम इस चैप्टर में एसिड और बेसिस की रिएक्शन देखेंगे, कैसे वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्रॉस कैंसिल कर देते हैं, और भी हम बहुत सारी बातें इसमें देखेंगे। ओके, चलो तो फिर अब आगे चलते हैं। एक बार आगे चलने से पहले मैंने कुछ बेसिक यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, एसिड आर दोज विच रिलीज एंड हाइड्रोजन H+ और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एसिड क्या होंगे, जो अपना H+ आयन लूज़ करेंगे या फिर H3O पॉजिटिव आयन लूज़ करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे एसिड। और बेसिस क्या होंगे, जो अपने OH नेगेटिव आयन्स, ठीक है, जो अपने हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स जब वाटर में डिजॉल्व होंगे तब, तो ये होंगे एसिड और बेसिस। अगली मैंने एक डेफिनेशन राइट डाउन की है जो कि
वो है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर किसको बोलते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू चेक वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। वो सब्सटेंस जो चेक करके बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उनको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। ओके, तो ये आप डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशंस आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब अपना अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड और बेसिस की। फर्स्ट एक्टिविटी है एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। आपको लैब में इजीली एसिड और बेसिस मिल जाएंगे, उनके ऊपर आइडेंटिफाई स्लिप लगी हुई होंगी हर एक बीकर के ऊपर कि ये एसिड है और ये बेस है। तो हमें उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ से एग्जामिन करना है, अंडरस्टैंड समझना है। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी है आपको कुछ कलेक्ट करने हैं कुछ सॉल्यूशंस साइंस लेबोरेटरी से। फर्स्ट वन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आप इनमें से ये तीनों जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, इन तीनों को आप किस में काउंट करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से हैं ये तीनों? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, ये काउंट होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। और ये जो है एसिटिक एसिड, ये आपका काउंट होगा वीक एसिड। ठीक है, आप इनको राइट डाउन कर लिए। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये साथ में डिस्कस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो ये आपका वीक एसिड है और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। चलो, अगला है अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब इनमें से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को तो आप काउंट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं और ये जो बाकी रिमेनिंग है ये आपके किस में काउंट हो जाएंगे? वीक बेस में। तो आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल में आप स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस के नाम लिख के इनको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया। चलो, अब आपको क्या करना है? पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन। आपको हर एक ड्रॉप वॉच ग्लास के ऊपर एक एक करके डालनी है और फिर आपको उसको टेस्ट करना है उसका। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein और मिथाइल? अपन ने जो चारों के चारों इंडिकेटर देखे थे, उन चारों इंडिकेटर से आपको इसको टेस्ट करना है हर एक का और फिर आपको इसका कलर चेंज देखना है। तो चलो, अब हमने लिया सपोज फर्स्ट हमने लिया एसिड। तो अगर हम जब एसिड को, अगर एसिड में सपोज एसिड सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे, तो मैंने आपको अभी इससे पहले जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर में अभी अपन ने देखा था कि एसिड जो हैं उनमें रेड लिटमस सॉल्यूशन का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्योंकि एसिड जो होते हैं वो किसको, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं? रेड में, ना कि रेड लिटमस। रेड लिटमस तो एज इट इज़ रहेगा, इसलिए एसिड के ऊपर नो चेंज आएगा रेड लिटमस का। बेस के ऊपर क्या होगा? रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर। ओके, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में, और बेस जो है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अब हम देखिए फिनॉल्फ्थलीन। अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरीज़ हैं तो आपको आपकी टीचर टेस्ट करवाएंगी फिनॉल्फ्थलीन। एक फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो जब आप उसका टेस्ट करेंगे तो आप जब उसको एसिड में डिप करेंगे, एसिड से जब आप उसको टेस्ट करवाएंगे तो वो कलरलेस, मीन्स कोई कलर शो नहीं करेगा, एकदम वाइटिश ऐसा का जैसा कलर था वो का वो कलर रहेगा, नो कलर विल बी शोन, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो पिंकिश कलर का हो जाएगा। कैसे कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है फिनॉल्फ्थलीन। और मिथाइल ऑरेंज से जब एसिड की आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये रेड कलर में शो होगा, और जब आप बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये येलो कलर का शो होगा, ठीक है। चलो, सो दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस, तो ये इंडिकेटर सब क्या थे? इंडिकेट करके हमें आइडेंटिफाई कर रहे थे कि एसिडिक है सब्सटेंस या बेसिक है, बाय चेंज इन कलर, कलर में चेंज शो करके। देयर आर सम, अंडरलाइन करना है इसको, देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ओडोर चेंजेस, ओडोर बोले तो उनकी स्मेल, ठीक है। सपोज मान लो इसमें सपोज कलर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो किसी में कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनमें कलर ना चेंज होने की बजाय उनकी स्मेल चेंज हो जाएंगी, ओके। सपोज पहले कुछ और स्मेल आ रही थी, तो जब हमने एसिड या बेस उसमें ऐड किया तो अब उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, अब दूसरी आने लग जाएगी। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
तो ऐसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी, जिनकी क्या हो जाती है, ओडोर चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। ओके, तो इस एक्टिविटी फर्स्ट में तो आपके सिर्फ इतना था, आपको ये आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। अब आपको क्या लेना है, चॉप्ड अनियन लेना है, ठीक है, अनियन लेना है, प्याज लेना है, और आपको एक क्लीन क्लॉथ के पतली पतली स्ट्रिप्स लेनी है। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। उसको आपको पूरी अच्छी तरीके से टाइट अप कर देना है, ठीक है, और उनको कुछ टाइम, पूरी रात किस में छोड़ देना है, फ्रिज के अंदर उनको लीव कर देना है। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। अभी जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं आपको इनको टेस्ट करना है एसिड्स के और बेसिस के। कहने का मतलब ये है कि आपने एक स्ट्रिप्स ली हैं क्लॉथ की, उसमें आपने अनियन जो थे उनको एक प्लास्टिक बैग में उनको लपेट किया, उनको आपने उनमें रख दिया है। अब अगले दिन जब आप उठेंगे तो आपको उन स्ट्रिप्स की हेल्प से आपको टेस्ट करना है। तो एक तरह से अनियन जो है वो भी एक इंडिकेटर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। Keep them on a clean surface and put a few drop of dilute HCl solution on one strip and a few drop of dilute NaOH solution on the other। तो आपको पहले पे डाइल्यूट HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो डालना है एक ड्रॉप, फिर अगले वाले पे आपको NaOH सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालनी है। रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर। अब उन दोनों क्लॉथ स्ट्रिप्स को आपको अच्छे से पानी से धोना है और फिर आपको अब उनकी स्मेल को चेक करना है, ठीक है, ओडोर मीन स्मेल। नोट योर ऑब्जर्वेशन। नाउ टेक डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होती है, लौंग, ठीक है, एंड चेक देयर ओडोर। अब उनकी ओडोर को, स्मेल को चेक करना है आपको। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर। तो एक आपको एसिड लेना है, एक आपको बेस लेना है। फिर आपको कुछ डाइल्यूट वेनिला एसेंस डालना है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में और अच्छे से उसको अच्छे से हिला लेना है। अब आपको उनकी स्मेल चेक करनी है, फिर इसी तरीके से आपको क्लोव ऑयल को लेके टेस्ट करना है और फिर आपको उनकी स्मेल चेक करनी है। तो आपको बताना है विच ऑफ दीज वेनिला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इनमें से आप किसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से हम इन अनियन को भी और क्लोव को भी, ठीक है, हम इनको एक इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी के ऊपर। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट। अब ये जो एसिड और बेसिस हैं किस तरीके से, तो हमने अब तक देख लिया कि एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मेथड की, कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। अब हम देखेंगे कि जब वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है। जो बेस है और जो एसिड है जब वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो उनका क्या होता है। नाउ सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1। ये आपको apparatus शो दिखा रखा है, इस तरीके से आपको apparatus को फिट करना है। फिर आपको क्या लेना है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, वो भी डाइल्यूट मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में डिफरेंस, कंसनट्रेटेड होता है प्योर, डाइल्यूट होता है कुछ परसेंट उसमें वाटर का मिक्सचर। इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। आपको क्या करना है, Zn ऐड करना है किसके अंदर, H2SO4, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था और ये जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, ठीक है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, किसके सरफेस पे, जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस के ऊपर। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने आपको ये पहले भी बता रखी है, अपन ने पहले कर चुके हैं अपन, कि जब हम H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म कर लेगा ये, ZnSO4 और यहाँ से किसका इवोल्यूशन होगा, किसका, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्या निकलेंगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो गैस यहाँ से रिमूव है, इस गैस को आपको बीइंग इवॉल्व फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस गैस को आपको यहाँ से हाइड्रोजन गैस लेनी, तुरंत आपको यहाँ से एक ट्यूब लेनी है, इस डिलीवरी ट्यूब में से आपको इस गैस को पास करवाना है और किसमें से, एक सोप सॉल्यूशन लेना है आपको। यहाँ तक समझ आया। फिर से एक बार देख लो क्या बताना चाह रहा है ये, कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एक डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और उसके अंदर कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे,
अब उसके बाद में यहाँ से जो गैस इवॉल्व हुई, यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसको आपको इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से एक सोप सॉल्यूशन लेना है, साबुन का पानी। उस सोप सॉल्यूशन में से आप जब इस गैस को पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन की जो बबल्स हैं वो फॉर्मेशन होंगे। और मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि जब हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, आप पहले वाले जो लेक्चर्स हैं मेरे उनको आप ध्यान से केयरफुली देखें और फिर उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो, या बर्निंग कैंडल जब इन बबल्स के पास लेके आएंगे तो ये जो बर्निंग कैंडल है किससे आवाज़ से निकलेगी, पॉप साउंड से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई है, ठीक है। सो वाई आर बबल्स फॉर्म, बबल्स क्यों फॉर्म्ड हुए हैं, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ ग्लास, वही आपको बर्निंग कैंडल लेके जानी, इस एक्टिविटी को करना है। तो या रिपीट दिस एक्टिविटी से विद सम मोर एसिड। तो आपको इन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, इन सब के साथ में भी आपको ये टेस्ट करके देखना है कि कहीं ये सिर्फ H2SO4 के साथ ही तो नहीं दे रहा है, बाकी सब एसिड के साथ नहीं दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सब मेट। तो कहने का मतलब जब भी आप एसिड और बेसिस की जब मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी मेटल ले लो XYZ, तो आपको वहाँ पे एक तो फॉर्मेशन होगा, एक तो कंपाउंड का, और एक यहाँ से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में बस इतना सा समझाया गया है। चलो, नोट द मेटल इन द अबव रिएक्शन। तो इसमें आपने क्या नोट किया है कि जो अबव अभी जो रिएक्शन हुई थी उसमें से जो मेटल है उसने डिस्प्लेस कर दिया है किसको, हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, ये मेटल आके इसने अपनी पोजीशन ले ली हाइड्रोजन की, और इस हाइड्रोजन को यहाँ से इसने डिस्प्लेस करके क्या कर दिया है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई है, ठीक है। तो एसिड से और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी है और एक कंपाउंड बना है जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है जिसका हम बोलेंगे सॉल्ट। तो ये रिएक्शन क्या हुई कि एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। अब हम अगली एक्टिविटी देखते हैं, उसमें आपको वही सेम जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल लेना है। अब की बार आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो हमने किसके साथ करवाया, एसिड के साथ, अब हम किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ। तो जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, सेम वही Na2ZNO2, यहाँ पे एक सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये Na2 यहाँ से ये पूरा ये ZNO2 यहाँ से लग जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बट हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विदाउट, लेकिन ऐसी रिएक्शन सारे मेटल के साथ में पॉसिबल नहीं होती है, कुछ एक मेटल्स के साथ में ये नहीं होती, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो है 60 to 70% ये मेटल्स के साथ में इजीली हो जाती है, ओके। चलो, अब तो फर्स्ट टेस्ट आपने देखा, या फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपने देखी कि जब हम एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड्स के या बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट में क्या होते हैं, CO3, कोई भी आप मेटल ले लो उसका CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं HCO3, ठीक है। और उनके आगे कोई भी जैसे Na2 जोड़ लो या फिर K2 जोड़ लो, कोई भी जो भी मेटल है उसको आप एडअप कर लो तो वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि ये एसिड के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को आपको लेबल करना है A, दूसरे को आपको लेबल करना है B। अब आपको 0.5 सोडियम कार्बोनेट लेना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने अभी यहाँ पे राइट डाउन किया था, Na2CO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब A में, और 0.5 ग्राम लेना है हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं NaSCO3, दूसरी टेस्ट ट्यूब। अब आपको एसिड के साथ रिएक्शन करवाने तो आप HCl ले सकते हो, H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हो। फिर इसी तरीके से आपको सेम बेस के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो
अब हम देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या होता है कि आपने जब Na2CO3 लिया और जब हमने उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और यहाँ से H2O इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो, किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे देखो एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करोगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व हुई है। इसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या कर देगी, लाइम वाटर को कैसे कन्वर्ट कर देगी, मिल्की कलर, ठीक है। लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की, ठीक है, जो कि किसमें सॉल्युबल होगा, वाटर में। तो इसलिए इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो आपको बेसिकली क्या रिमेंबर रखना है कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ में, तो यहाँ से एक तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्ट, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और यहाँ से वाटर बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप जब लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल इन सब में यूज़ किया जाता है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। सो ऑन पासिंग जब हम उसमें से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो यहाँ पे एक और रिएक्शन होगी जिसमें CaHCO3 का होल CO3 थ्राइस का होल ट्वाइस जो कि पानी में सॉल्युबल होगा और ये मिल्की कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। हमें पता है लाइमस्टोन, चॉक ये सब अलग अलग फॉर्म्स है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये रिएक्शन अभी अपन ने देखी कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो फिर अब हम आगे चलें, चलो फिर अब हम आगे चलते हैं और उससे पहले कृपया कर सब जल्द से जल्द यहाँ पे लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको यहाँ पे मिल सके, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो अब तक हमने क्या देखी कि जब हम एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ में तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है वहाँ पे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड के साथ में तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ क्या किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपकी थर्ड रिएक्शन है जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोच के बताओ क्या होगा। सपोज़ कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ अपोजिट चीज़ों के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। वो बोलेंगे चल तू भी आधा अपना दे आधा मैं, तो दोनों मिलके उसको इस चीज़ को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो सेम इस एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है कि आपको 2 ml तो डाइल्यूट NaOH, एक तो बेस लेना है और आपको एक 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन लेना है। अब इनका कलर क्या होगा सॉल्यूशन का, फिर उसमें आपको HCl सॉल्यूशन ऐड करना है एक एक ड्रॉप करके। इज देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन। एसिड को जब हम एसिड उसमें डालते हैं तो फिनोल्फ्थलीन का कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस क्या कर देंगे एक दूसरे को न्यूट्रल, ठीक है। तो फिर आपको NaOH सॉल्यूशन डालना है इस मिक्सचर में, अबव मिक्सचर के अंदर। अब जो पिंक कलर था फिनोल्फ्थलीन का वो वापस क्यों आ जाता है, क्योंकि ये भी बेस है और ये भी बेस है।
ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है देखो, क्योंकि अबव एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया कि इफेक्ट जो था बेस का वो किसके द्वारा नलीफाई हो रहा था, एसिड के साथ में, या वाइस वर्सा। उल्टा हम बोल सकते हैं जो बेस है उसका इफेक्ट एसिड कम कर रही थी, या एसिड है उसका इफेक्ट एसिड जो है वो किसका इफेक्ट कम कर रही थी, बेस का। तो हमने यहाँ रिएक्शन लिखी है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से NaCl बन जाएगा और ये H2O बाहर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर का। तो आप इसको अंडरलाइन करना, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल कर देना। किसी भी एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या देगा, क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का और वाटर का। उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि जब बेस और एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अब तक हमने बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ या 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन देख ली। अब हम अगली नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल जो होते हैं वो कैसा नेचर शो करेंगे, हमेशा याद रखना बेसिक नेचर। कौन सा नेचर शो करेंगे, बेसिक। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा कौन सा नेचर शो करते हैं, एसिड। अब एक बात बताओ मुझे, पीरियोडिक टेबल सबने देखी होगी। पीरियोडिक टेबल में हम मेटल और नॉन मेटल्स को किधर ग्रुप करते हैं, किधर हम उनको प्लेस करते हैं, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताइए, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। कि पीरियोडिक टेबल, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को किधर प्लेस करते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स मेटल्स के अंदर आते हैं और कौन से ग्रुप नॉन मेटल के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप मुझे इसके आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। नहीं आएंगे तो मैं इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी बाद में। अब देखो आपको क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है, CuO, ठीक है। तो कॉपर क्या होता है, मेटल है बीकर में, और उसमें आपको क्या ऐड करना है, HCl ऐड करना है, स्लोली, धीरे धीरे, और स्टेर मतलब उसको हिलाते रहना है। अब आपको उसको कलर नोट करना है, तो आप क्या नोट करेंगे, दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। और जो कॉपर ऑक्साइड है वो पूरा पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन कलर था सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से था, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। किसकी वजह से था, कॉपर क्लोराइड की वजह से उसका जो ब्लू ग्रीन कलर है फॉर्मेशन सॉल्यूशन में वो इसकी वजह से होता है, कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से। क्यों, देखो आपको क्या क्या करना है, आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है CuO, उसमें आपको क्या ऐड करना है, HCl ऐड करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, CuCl2। तो यही बात ये बोल रहा है कि कॉपर क्लोराइड, तो ये कॉपर क्लोराइड की वजह से ये क्या कलर शो करने लग जाता है, ब्लू ग्रीन कलर शो करने लग जाता है। और यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा, वाटर का, H2O का, ठीक है। तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस कर लेना। जनरल रिएक्शन जो मेटल ऑक्साइड और एसिड की होती है, अब देखो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, वही सेम सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है उस रिएक्शन की, कॉपर क्लोराइड की और वाटर की, ओके। चलो, सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन किया, सॉल्ट और वाटर। तो इसी तरीके से बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, तो मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक। तो हमेशा याद रखना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर हमेशा कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब हम करते हैं रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोले तो एसिडिक, ठीक है, एसिड्स के साथ विद द बेस। तो अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ। वहाँ हमने क्या देखा, मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के, मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ। तो एक तरह से ये देखा जाए तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो गई ना, बेस प्लस एसिड। तो आपको पता है जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का। तो सेम वही यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, सॉल्ट और वाटर का। तो यहाँ पे ये मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर में थे, बेसिक। तो बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे थे। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी वही एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो सेम वही बनना है। तो बस इसमें आपको क्या देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आप एक्टिविटी 2.5 में, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो कि क्या था, एक बेस, वो रिएक्ट कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और किसका फॉर्मेशन कर रहा था, सॉल्ट एंड वाटर का। तो उसी तरीके से ये सिमिलर है रिएक्शन किसकी तरह, बेस और एसिड्स की तरह। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक, और मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक। ठीक है। अगर अब हम आगे चलते हैं, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि एसिड में और बेसिस में दोनों में कॉमन क्या क्या होता है। ये तो हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली एसिड और बेस की। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन होती है जो एसिड में भी होती है और बेस में भी होती है। तो हम देखते हैं, वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कि दोनों एसिड सब एसिड्स में सिमिलर सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो व्हाट लीड्स सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी, क्या किसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती हैं, सिमिलर शो होती हैं। आपने देखा एक्टिविटी 2.3 में कि सारे एसिड्स क्या जनरेट करते हैं, क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस, जब हम उनको मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो हाइड्रोजन क्या सीन करता है कि कॉमन है ऑल एसिड में, कि हाइड्रोजन जो है वो सब एसिड्स में क्या है, कॉमन है। सपोज HCl लिया तो भी इसमें H तो आया हाइड्रोजन, H2SO4 लिया, HNO3 लिया, CH3COH लिया, तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है। तो सब में क्या कॉमन आया, हाइड्रोजन। तो अब हम इसको एक्टिविटी से देखते हैं। आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है, अल्कोहल का, HCl का और H2SO4 का। आपको 2 नेल्स फिक्स करनी है इस तरीके से, कॉर्क आउट करना है आपको, प्लेस कॉर्क इन 100 ml बीकर। एक 100 ml बीकर में आपको 2 नेल लेनी है, एक कॉर्क लेना है और उसके अंदर आपको ये प्लेस करनी है। अब आपको इन नेल्स को, एक को तो कैथोड एक एनोड, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से, आपको इसको एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करना है और एक स्विच प्लेस करना है और एक बल्ब। ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इस बीकर में आपको कुछ HCl डालना है, वो भी डाइल्यूट। ठीक है। और फिर आपको इस करंट को यहाँ से स्विच ऑन करना है और इसमें से करंट फ्लो होगा। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। फिर ये एक्टिविटी आपको H2SO4 के साथ में करनी है और यही एक्टिविटी बाकी सबके साथ करनी है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एक एक करके, जैसे एक बार ग्लूकोज के साथ, फिर अल्कोहल, इन सब के साथ आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है और फिर आप उसमें क्या नोटिस करेंगे वो हमको देखना है। तो आप क्या नोटिस करेंगे, देखो, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, मतलब जब एसिड्स के केसेस में तो क्या होगा, जो बल्ब है वो क्या करने लग जाएगा, ग्लो, चमकने लग जाएगा, जैसे HCl था, HNO3, H2SO4, इन सब में। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होते। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन में अंदर से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या लेके जा रहा है, थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। किसकी वजह से हो रहा है, ये हमने पहले भी देखा था कि एसिड जो होंगे, क्या होंगे, एसिड, वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज़ करेंगे, H+ आयन। क्या लूज़ करेंगे, H+ आयन। और बेस क्या लूज़ करेंगे, OH नेगेटिव आयन। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। ओके। चलो, तो एसिड में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, एक कैटायन और एनायन सच है, जैसे Cl- है, जैसे HCl में। तो कैटायन तो क्या हो गया, C पॉजिटिव, और एनायन क्या हो गया, Cl नेगेटिव। ओके। और इसी तरीके से NO3- में HNO3 है, SO2, इन सब में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो सिंस जो कैटायन जो प्रेजेंट होता है एसिड में वो क्या होता है, H+, तो ये सजेस्ट करता है कि जो एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयंस। तो इस, अगर आपके सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है और कई बार पूछा भी जाता है कि बताओ एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अंडरस्टूड, सबको समझ आया। चलो, तो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये हमने देखा क्या कॉमन होता है एसिड और बेसिस के अंदर। ठीक है। चलो, अगला हम टॉपिक देखते हैं,
व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन, जब वो पानी के सॉल्यूशन में रहते हैं तो एसिड और बेस के साथ में क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 ग्राम आपको सॉलिड NaCl लेना है क्लीन और ड्राई सूखी टेस्ट ट्यूब में, और फिर आपको ये एपरेटस सेट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या लिया है, एक क्लीन और एकदम ड्राई क्या लिया है आपने यहाँ पे क्या NaCl लिया 1 ग्राम। फिर आपको कंसनट्रेट मतलब प्योरली होकर आपको क्या सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या कोई गैस कमिंग आउट, कोई ट्यूब डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस बाहर निकल रही है। फिर आपको इस गैस को टेस्ट करना है किसके साथ में, सूखे और गीले मतलब ड्राई और वेट दोनों ब्लू लिटमस पेपर के साथ में। क्योंकि हमें पता है एसिड की टेस्ट करवा रहे हो आप, तो एसिड का टेस्ट कंसनट्रेटेड H2SO4 तो एसिड का टेस्ट हम ब्लू लिटमस लेंगे तभी तो वो रेड में चेंज होगा क्योंकि एसिड है, ठीक है। तो इन विच केस डज अ लिटमस पेपर चेंज कलर, कौन से केस में, ड्राई केस सूखे केस में या गीले केस में, कौन से केस में वो चेंज करता है अपने कलर को। फिर आपको इस एक्टिविटी के बेसिस पे आपको ये टेस्ट करके बताना है। तो आप क्या टेस्ट करके बताओगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है हमें बताता है कि जो हाइड्रोजन आयंस जो थे HCl में वो किसकी वजह से, प्रेजेंस इन वाटर, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए, कहाँ प्रोड्यूस हुए, पानी की प्रेजेंस में। तो कहने का मतलब है कि वो वेट जब होगा तो वो उसमें टेस्ट बताएंगे, कलर शो करेंगे। सेपरेशन जो H+ आयन का उसके HCl मॉलिक्यूल से वो बिना पानी के मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकता। तो आपने जब HCl की H2O के साथ में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग, किसके साथ कंबाइन होके, इस वाटर के साथ कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोनियम आयंस का। कभी भी हाइड्रोजन जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन हमेशा शो होगा H+ के साथ या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, एसिड की डेफिनेशन में। तो हमने क्या देखा कि एसिड जो होते हैं वो क्या देते हैं, H3O पॉजिटिव या H+ आयन देते हैं वाटर। इसी तरीके से हम बेस का देखते हैं, जब बेस की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, Na पॉजिटिव का और OH नेगेटिव का, ठीक है। तो ये डिसोशिएट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब ये पानी के अंदर है ना तो ये Na पॉजिटिव में टूट गया और ये OH नेगेटिव में टूट गया, ठीक है। तो अब हमने देखा था कि जो बेसिस होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन होंगे, क्या रिलीज़ करेंगे, OH नेगेटिव, एसिड्स क्या रिलीज़ करेंगी, H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो एसिड होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, H+ आयन, और जो बेसिस होते हैं वो अपना OH नेगेटिव आयन वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ करते हैं। तो इस एक्टिविटी से आप बोल सकते हो कि कभी भी ड्राई में वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वेट लिटमस पेपर के साथ। तो आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि जब बेस वाटर तो वो हमेशा ब्रेक डाउन हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो OH में है। तो बेसिस क्या जनरेट करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में। जो बेसिस सॉल्यूबल होते हैं, जो बेसिस पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक है। और जो बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे वो एल्कली नहीं कहलाएंगे। तो ऑल बेसिस डू नॉट, सारे बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए एल्कली एक ऐसा बेस है जो पानी में, हम सिर्फ एल्कली उन्हीं को कहेंगे जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होंगे, या जो बेस जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं उन्हें ही हम एल्कली कहते हैं। नाउ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें पता है सारे एसिड क्या जनरेट करेंगे, पॉजिटिव, और सारी बेसिस OH नेगेटिव आयन जनरेट करेंगे। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते कैसे होती है। एसिड और बेस, सपोज हमने कोई एसिड लिया HX और हमने कोई बेस लिया MO, तो ये दोनों तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और ये क्या बन जाएगा, वाटर, H2, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये H+ आयन और ये OH नेगेटिव, किसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये H2O, ठीक है। अब हम देखते हैं, आज हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रहेगा, चलो आपको 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में, उसमें आपको कंसनट्रेटेड मीन्स प्योरली एकदम प्योर फॉर्म लेनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, और स्विल द बीकर, धीरे धीरे आपको उसको घुमाना है। टच द बीकर ऑफ बेस ऑफ द बीकर,
अब आपको उसका नीचे का बेस चेक करना है कि क्या उसमें टेम्परेचर में चेंज हुआ है या नहीं, क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके लिए आप देखो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। किसका डिसॉल्व होना, एसिड या बेस का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसलिए कभी भी एसिड जो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाँ टीचर की प्रेजेंस में एक्टिविटी करो ये, क्योंकि वो क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सपोज़ हमने इसको हथेली पे थोड़ा सा अगर हमारे हाथ पे अगर गलती से भी एसिड गिर गया तो हमारी स्किन क्या हो सकती है, जल सकती है, ठीक है, बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये सब जो भी टेस्ट करते हैं हम, तो ये सब खेलने की चीज़ें नहीं है, खिलौना नहीं है, तो इसलिए हमेशा इनको हमें बड़ों की गाइडेंस में ही करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसलिए और इसीलिए जब हम वाटर के अंदर, हमें कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि वाटर के अंदर एक एक स्टेप, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या मिलाना चाहिए, एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, केयर मस्ट बी टेकन बाय मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक। जब भी हम कंसनट्रेटेड कोई भी चीज़ वाटर में ऐड कर रहे हैं, कोई भी एसिड, तो हमें बहुत ही सावधानी केयरफुली करना चाहिए। एसिड मस्ट ऑलवेज, हमेशा एसिड को ऐड करना चाहिए किसके अंदर, पानी के अंदर, धीरे धीरे एकदम हिलाते हिलाते, ऐसे भी नहीं कि सीधा एक साथ आपने पूरी बॉटल डाल दी, नहीं, एकदम स्लोली ग्रेजुअली, एकदम धीरे धीरे आपको एसिड को ऐड करना है पानी के अंदर, ना कि पानी को एसिड के अंदर कभी भी, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू अ, क्योंकि अगर आप वाटर को ऐड करोगे एसिड में तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और वो उछल के वो बाहर स्प्लैश आउट हो जाएगा, ऐसे उछलेगा और उछल के बाहर निकलेगा और वो नुकसान कर सकता है, कुछ भी जला सकता है। तो ग्लास कंटेनर भी टूट सकते हैं, वो क्या होते हैं, वॉच ग्लास, ये सब किसकी होते हैं, कांच की होती हैं, तो ये भी ब्रेक डाउन हो सकता है बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से। इसलिए हमेशा हमें एसिड को पानी में ऐड करना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में। इसी तरीके से मिक्सिंग है एसिड या बेस का विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसेंट। अब अपन को पता है कि जब भी हम, एक तो कंसनट्रेटेड तो कौन सा होता है, प्योरली एक डाइल्यूटेड, मतलब उसमें कुछ परसेंट क्या होगा, वाटर ऐड मिक्सअप होगा, वाटर मिक्सअप होगा तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली। तो उनमें डिक्रीज़ हो जाता है उसके कंसनट्रेशन ऑफ, चाहे H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव, पर यूनिट फॉर्म। जितने वॉल्यूम में आप जितना पानी ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग उतनी ही कंसनट्रेशन जो है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को डाइल्यूशन। तभी तो डाइल्यूट मीन्स वाटर का एडअप होना, और ऐसे एसिड या बेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है। तो ये आई होप सबको समझ आया होगा यहाँ तक। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहनी चाहिए, अगर फिर भी रहती हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है। कल हम स्टार्ट करेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जहाँ तक पढ़ा दिया है इनको आप पूरा अच्छी तरीके से सुनेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको मन लगा के पढ़ना है, तभी आप बोर्ड क्लास में अचीव कर पाएंगे 90+, ठीक है। एक ईच एंड एवरी लाइन, एक एक लाइन अगर आप NCERT के पढ़ लेंगे तो आपके कोई भी नंबर काटने से नहीं रोक सकता, ठीक है, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है मन लगा के, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। और डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। हर एक घंटे आप एक अपना फिक्स टाइम टेबल बनाओ, हर एक दिन का आपका एक फिक्स प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके वर्क करना, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, वरना फिर पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक का टॉपिक ही है। कल हम फिर मिलते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ, फिर नई बातें। ओके, तो आज तक के लिए यहाँ तक, तो फिर बाय बाय, टेक केयर।